यहाँ पे बच्चों मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था मोशन इन वन डायमेंशन, जिसको आप रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। और आपने उसमें काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और आपने टोटल मिलाकर के जो क्वेश्चंस किए थे वो 5 क्वेश्चंस थे। तो आज हम लोग बच्चों वापस कंटिन्यू करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन है। तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास बच्चों एक ग्राफ दिया हुआ है। तो उस ग्राफ को पहले मैं बनाता हूँ। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले कॉपी पेन उठाएं और आप भी ग्राफ को एक बार बनाएं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ को रीड करना इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे ग्राफ को रीड ही नहीं कर पाते प्रॉपरली, और जहाँ पे रीडिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है वहां पे ग्राफ के हेल्प से जवाब देना मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर y एक्सिस है और यहाँ पे x एक्सिस है। x एक्सिस पर x नहीं लिखेंगे क्योंकि x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टाइम, वो भी सेकंड में। तो आप क्या करिए, लिख लीजिए कि x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टाइम और ब्रैकेट में लिख दिया करिए इन सेकंड्स। और y एक्सिस में आपके साथ है वेलोसिटी। और बच्चों जो वेलोसिटी होती है वो होती है मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ बच्चों हमें ग्राफ को देखना है, उसी का ही टेंटेटिव आइडिया लेना है। तो मैं ग्राफ आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। तो ग्राफ को बताने के लिए मैं इसमें थोड़े से लाइंस भी ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि ग्राफ थोड़ा सा प्रॉपर हो जाए। तो ग्राफ तो बच्चों ग्राफ पेपर पे ही बना रहता है, तो इस तरह से ये ग्राफ पेपर रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो लेंथ होती है ना बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो लेंथ होती है इसको कहते हैं वाई एक्सिस स्केल। तो वाई एक्सिस स्केल क्या होगा, ये लेंथ होगी बेसिकली आपके ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में आपको लिखना पड़ेगा, रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप वाई एक्सिस स्केल अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाई एक्सिस का स्केल है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक्स एक्सिस का भी स्केल गिवन है। तो उसको मैं, जितना भी ग्राफ बना हुआ है पहले मैं उतना ग्राफ बना लूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ग्राफ की प्लॉटिंग करने से भी काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 4 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 4 के बाद 6 लिखा हुआ है, और 6 के बाद बच्चों यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद यहाँ बच्चों 10 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि शुरुआत में शायद गैप जो है कम है, लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 2 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बच्चों जो 1 सेंटीमीटर है वो बेसिकली 2 सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप प्रॉपर ग्राफ दिखता आपको। लेकिन अभी आपने ऐसे ही रेंडमली ग्राफ बनाए हैं, तो ये जो मैंने आपको ग्राफ बनाए इसी को आपको रीड करना पड़ेगा। तो बच्चों ग्राफ के सबसे पहले पार्ट में आपसे कुछ पूछा गया और ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हाँ, तो आपके सबसे पहले ग्राफ में पूछा गया है कि द एक्सेलरेशन इन द पार्ट ए बी बी सी सी डी। तो बच्चों आपको एक्सेलरेशन निकालना है सबसे पहले ए बी में, फिर एक्सेलरेशन निकालना है आपको उसके बाद बी सी में, उसके बाद एक्सेलरेशन आपको निकालना है सी डी में। अब आप कहोगे सर इसमें नाम तो लिखे नहीं है, तो मैं नाम आपको लिख देता हूँ। दिस इज योर ए बी एंड बी सी एंड सी डी। ये डी पॉइंट हो गया जिसमें मैंने डॉट लगा दिया। तो बच्चों ए बी पार्ट का अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप लेते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो एक्सेलरेशन लेना आपके लिए बेहद आसान काम बन चुका है, क्योंकि आप ये भी पॉइंट जानते हैं और ये भी पॉइंट जानते हैं। तो आपको बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है, तो ये पॉइंट हो गया ओरिजिन हो गया। और बी तक पहुंचने के लिए आप एक्स एक्सिस में 4 यूनिट चलेंगे और वाई एक्सिस में 30 यूनिट चलेंगे। उसके बाद अगर आप सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो 8,30 होगा। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टाइल से करेंगे तो क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। और अगर आप डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो 10,0 होगा। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। अब बच्चों मैं एक एक करके स्लोप निकालूंगा। जैसे मैं ए बी का स्लोप निकालूंगा तो ए बी क्या होगा, आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 x2 y2 लेट कर लीजिए, तो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 30/4, यानी कि 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये बच्चों सबसे पहले आपका आंसर आ गया, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे भी क्योंकि ये पॉजिटिव है। और बच्चों बीसी वाला पोर्शन मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हर टाइम पर यानी कि 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, 7 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, तो 4 से लेकर के 8 सेकंड तक, मतलब बी से लेकर के सी तक इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 है। और बच्चों यही बात आपको स्लोप भी बताता है, क्योंकि अगर आप स्लोप निकालेंगे तो उसमें आएगा, स्लोप निकाल के सारे बच्चे एक बार चेक भी करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों यहाँ पे 0/4 आ जाएगा, 0/4 इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्लोप भी बच्चों आपको यही बताएगा, कुछ नया नहीं बताएगा। उसके बाद जो CD है, CD पार्ट मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि CD पार्ट में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा, वेलोसिटी उसकी कम हो रही है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी देखो कम होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो बच्चे यहाँ पे एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन आता है, और अगर आप एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन नहीं लिखते तो फिर आपको अलग से रिटार्डेशन बोलना पड़ेगा, और अगर आप एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन लिखते हैं तो अंडरस्टूड है वो रिटार्डेशन है। अब जो सबसे पहले आपको लिखना होता है y2 माइनस y1, तो आपने 30 माइनस 0 लिख दिया, और फिर आप लिखते हैं x2 माइनस x1, फिर आपने 8 माइनस 10 लिख दिया। तो ये स्लोप लिखा हुआ है, स्लोप में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा देख लीजिए। ये मैंने पॉइंट एज्यूम किया x1 y1, और ये वाला पॉइंट जो है ये एज्यूम किया x2 y2। तो बच्चों y2 माइनस y1 करेंगे तो ये आएगा y2 माइनस y1 मतलब 30 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 10। क्या बेटा, 0 - 30 लिखते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं बच्चों। आपको ऊपर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करना होता है, नीचे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर x1 y1 लेट कर लेते हैं और ऊपर x2 y2 लेट कर लेते हैं तो बात बच्चों सेम आती है। देखिए 0 - 30 अपॉन 10 - 8 एक ही बात है बच्चों, चाहे आप किसी भी स्टाइल में लिखिए, एक्सेलरेशन को अगर नेगेटिव आना है तो वो नेगेटिव ही आएगा, चाहे आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। तो बच्चों ये 30 अपॉन हो जाएगा -2 विच इज माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर आपने अभी जो कैलकुलेट किया है वो एक्सेलरेशन ही लिखेंगे, लेकिन है वो एक्चुअली में रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन को अगर विद नेगेटिव साइन लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नेगेटिव साइन हटा के लिख रहे हैं तो आपको फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि वो रिटार्डेशन है। बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट 100% कंप्लीट हो गया। उसमें आपसे पूछा गया था एक्सेलरेशन आपको बताना है ए बी बी सी और सी डी में। सेकेंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें लिखा है डिस्प्लेसमेंट इन ईच पेयर मतलब ए बी बी सी एंड सी डी। बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हो रहा था तो हम डिस्टेंस कह रहे थे, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तो ठीक है, आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो बच्चों जब ए से बी में आप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो ए से बी में ग्राफ आपका कहाँ है, ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया एक्स एक्सिस में, ये एरिया कवर किया, तो आपको ये एरिया निकालना है, और बेसिकली ये ट्रायंगल का एरिया। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, तो आपको इस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। सिमिलरली बच्चों फिर आप बीसी के लिए ये वाला एरिया निकालेंगे, और सिमिलरली बच्चों आप सीबी के लिए ये वाला एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले आप ए बी के लिए कर लीजिए, डिस्टेंस ट्रैवल इन ए बी। तो अगर हम उसको शॉर्ट में लिखें तो हम डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन ए बी दैट मींस एस ऑफ ए बी। तो जस्ट वेट बच्चों, आप इसको निकालिए तब तक। तो बच्चों आपने सक्सेसफुली जो है डिस्टेंस ट्रैवल इन ए बी बी सी एंड सी डी निकाल ली होगी। दो में आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा होगा, और दो में एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा है। उसके बाद बच्चों इसमें पूछा जा रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है तो बच्चों आप तीनों को ऐड कर लीजिए। तो बच्चों अभी आप छोटी क्लासेस में हैं, लेकिन ये सही वर्ड नहीं है टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसको टोटल डिस्टेंस ही बोलना चाहिए था। डिस्प्लेसमेंट वर्ड यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बच्चों हो सकता है 60 + 120 - 30 है ना, क्योंकि हो सकता है उसकी स्पीड लगातार कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, हो सकता है वो डायरेक्शन में रिवर्स भी आ रहा हो। तो सही वर्ड वैसे तो डिस्टेंस है, लेकिन जो अभी चल रहा है आप उसी को यूज कर लीजिए। अगर ये पूछ रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ,
नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे, तीनों को उठा के ऐड कर देंगे, 60 + 120 + 30। तो जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 210 मीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको सक्सेसफुली समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यूज किया और उससे आपने एक्सेलरेशन निकाला, फिर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला और फिर आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझ पाए और कितना कर पाए। चलिए बच्चों, तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, a stone is dropped a stone is dropped freely from the top of a tower, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, and it reaches the ground in 4 seconds, taking g is equal to 10 meter per second square. Draw velocity versus time graph and use it to calculate the height of the tower. तो बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन रिवर्स, पहले आपके पास ग्राफ दिया रहता था तो आप डिस्टेंस निकालते थे एरिया बना करके, लेकिन यहाँ पर आपके पास उल्टा हो गया, आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, तब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस मतलब हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम इस डायग्राम को खूबसूरती से बनाए तो पहले हम एक जनरल डायग्राम बनाते हैं कि ये आपकी एक बिल्डिंग रही होगी, क्या रही होगी आपकी कोई बिल्डिंग। तो मैंने एक बिल्डिंग बना ली और ये आपका ग्राउंड रहा ऊपर, नीचे आपका ग्राउंड है और यहाँ से ऑब्जेक्ट यानी कि स्टोन को ड्रॉप किया गया। तो आप देखते हैं ये स्टोन यहाँ से ड्रॉप किया गया है, ये आपका बच्चों ग्राउंड है। ठीक है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड। ये बच्चों 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। टाइम कितना है, 4 सेकंड। और बच्चों फ्री फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा कि कल आपको बताया था। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको बताना है। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बच्चों ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये वेरिएबल नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको टाइम t इक्वल टू 0 पे, यानी कि जस्ट जब आपने मोशन स्टार्ट किया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों, 0। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो बच्चों आप क्या कहेंगे कि जो ग्राफ होगा वो 0,0 से पास करेगा। और एक्सेलरेशन बच्चों वेरिएबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था न्यूटन्स की जितनी भी इक्वेशंस यहाँ पे आप पढ़ते हैं उन सभी में एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जैसे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब हर टाइम इंटरवल में, यानी कि हर पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड पे हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है वो भी सेम बढ़ रही है। जैसे आप देखिए, जैसे आपने पहले सेकंड में अगर उसकी वेलोसिटी निकाली तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप यूज करेंगे, तो एक सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो समझ में आया? तो पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, यानी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी भी इक्वल बढ़ रही है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि पहले सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हुई और दूसरे सेकंड में 40 हो गई और तीसरे सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड हो गई, तब एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से अगर आप एक एक टुकड़े में भी, यानी टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड में भी अगर उसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो वो 20 मीटर पर सेकंड पे आएगी। सिमिलरली 3 सेकंड पे 30 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे 40 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी 4 सेकंड में जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो होगी u प्लस ए टी और ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आपको ये ग्राफ समझ में आना चाहिए कि कभी भी टाइम के साथ अगर वेलोसिटी रेगुलर इंटरवल में बढ़ती चली जा रही है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ग्राफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब टाइम और वेलोसिटी हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों प्रोपोर्शनल हो रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो पहले सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 है, तीसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 30 है, चौथे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों अगर आप पॉइंट्स को भी देखेंगे
और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और टाइम t इक्वल टू 0 पे तो मैंने बताया ही था कि क्या है ना। टाइम t इक्वल टू 0 भी आप मार्क करना चाहें तो आप मार्क कर लेंगे कि t इक्वल टू 0 पे जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी 0 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे करते आपके खूब सारे पॉइंट्स बन जाएंगे और इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इसका मतलब बच्चों ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्रिएट होकर के आ गया है। इसको मैंने बहुत खूबसूरती से आपको बताया है क्योंकि ऐसे कई सारे ग्राफ आपको भी बनाने पड़ेंगे। तो जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है वो एक्सप्लेनेशन आपको याद भी रखना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ तो मैंने फाइनली बना ही लिया, लेकिन इस ग्राफ से लेना देना नहीं है। वो कह रहा है इस ग्राफ को यूज करके आपको निकालनी है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये ग्राफ से जितना भी एरिया कवर होगा आपको बेसिकली ये एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। अगर आप ये एरिया निकालने चाहते हैं तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया कि आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए बच्चों हम एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं। ये ट्रायंगल आपका क्रिएट हो गया। इस ट्रायंगल की आपको बेस देखनी होगी और हाइट देखनी होगी और ट्रायंगल का एरिया आपका निकल करके आ जाएगा। चलिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है उसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप कहें वो मिल जाएगा। क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस बच्चों आपका 4 है और हाइट आपकी 40 है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 40 इंटू 2 80। तो बच्चों जो आपका डिस्प्लेसमेंट है या जो हाइट ऑफ द टॉप, दिस इज बेसिकली हाइट ऑफ द टॉवर, वो कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। तो मैंने बच्चों बुक वालों से भी ज्यादा आपको एक्सप्लेन करके दिया है क्योंकि बुक्स में भी इतना एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो आप ये बात याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन कांस्टेंट होने की वजह से ग्राफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है। क्या प्रोपोर्शनल मतलब, उसमें एक्स एक्सिस में जो टाइम होता है और वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी होती है वो आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। जब ग्राफ में दो चीजें आपस में प्रोपोर्शनल होती है तो वो बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो बना भी है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया जिसको जस्ट आपने अभी रिवर्स करके देखा। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग 8 की तरफ आएंगे। तो ये अब आपका जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों हम लोग आते हैं। उसमें क्या लिखा है, लिखा है अ बुलेट, बुलेट वाले क्वेश्चन आ गए। इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हम एक छोटी सी बुलेट बना लेते हैं। ये आपकी बुलेट बन गई। उस बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ टारगेट and comes to red after penetrating a distance of 10 सेंटीमीटर in the target। तो बच्चों हम एक टारगेट बना लेते हैं। ये आपका टारगेट है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कल एक मूवी आ रही थी जवान। उस जवान मूवी में क्या था, वो कहता था पुल द ट्रिगर। और वो जब ट्रिगर पुल करता था तो उसकी जितनी भी गन्स होती हैं वो चलती नहीं है। लेकिन ये बच्चों गन्स में ह्यूमन एरर नहीं है, ये सारी गन्स चलती हैं। और इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। क्योंकि सर वेलोसिटी इतनी कम है कि चिड़िया भी नहीं मरेगी। यस बट बंदूक से निकली गई गोली की जो वेलोसिटी होती है वो अप टू 3100 मीटर पर सेकेंड तक होती है। 3100 मीटर पर सेकेंड तक होती है, तभी उनका टारगेट पे बहुत ज्यादा हिट करती है और छेद करके निकल जाती है। और जब ये मनुष्य के हार्ट में छेद करती है तो उसी समय उसकी डेथ हो जाती है। तो यही इसका प्रोसेस होता है मनुष्य के मरने का। और गोली में क्या होता है, थोड़ा सा बहुत अंदर उसका बुरादा भी भरा होता है, बारूद होता है, जिसको हम लोग टीएनटी या ट्राइनिट्रोटोलुइन कहते हैं। उसका भी हीटिंग इफेक्ट वहां पे काम करता है, इसीलिए डेथ हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास लिखा है अ बुलेट इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ टारगेट। टारगेट को बच्चों स्ट्राइक कर रहा था, ये टारगेट को स्ट्राइक किया। टारगेट टारगेट को बच्चों जब स्ट्राइक कर रही थी बुलेट तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 थी। और टारगेट को स्ट्राइक करके कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों 10 सेंटीमीटर तो मनुष्य की विथ नहीं होती है, 10 सेंटीमीटर ज्यादा होता है। 10 सेंटीमीटर मतलब मान लो एक स्केल हो गया, अगर उससे कम होती है 5 सेंटीमीटर तक हम लोग की विथ होती है। तो ये 10 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा मोटा आदमी रहा होगा, समझ रहे हो, थोड़ा सा ये मोटा आदमी रहा होगा, तभी ये 10 सेंटीमीटर की विथ गई है। और विथ होकर के उस आदमी के शरीर में अंदर गोली धस गई है, लिखा हुआ है इसमें।
A bullet initially moving with a velocity 20 meter per second strikes a target and comes to rest after penetrating a test. तो बच्चों यहाँ पे बुलेट जो है ना इस पॉइंट पे आके रेस्ट पे आ गई, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। पूछ रहा है अगर वेलोसिटी 0 हुई है तो क्यों 0 हुई है, क्योंकि अंदर से उसको बुलेट को क्या मिला होगा, रिटार्डेशन मिला होगा इस तरफ। इस रिटार्डेशन की वजह से गोली की जो वेलोसिटी है वो 20 से 0 हो गई होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती, रिटार्डेशन है उसकी वेलोसिटी कम हुई है और वो 0 हो गई। तो मुझे ये रिटार्डेशन निकालना है। अब जो रिटार्डेशन तो होता बेसिकली एक्सेलरेशन ही है, तो आप ऐसे समझो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब बच्चों यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, तो आप न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, और इससे नहीं होगा तो कोई और इक्वेशन यूज करेंगे। तो v क्या है आपका 0 है, u आपका 20 है, और 2as a पता नहीं, लेकिन s जो है वो 10 सेंटीमीटर है, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा नहीं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो बीच की डिस्टेंस है इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग मोशन जो होता है अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बीच की डिस्टेंस बच्चों हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये टारगेट जो होता है और ये जो गोली होती है वो एकदम बहुत एक दूसरे के नजदीक होती है। क्या होती है? नजदीक होती है। और हमसे रिटार्डेशन पूछा जा रहा है, तो रिटार्डेशन उस गोली को कहाँ मिलेगा? टारगेट के अंदर मिलेगा, और रिटार्डेशन टारगेट के बाहर नहीं होगा। टारगेट के बाहर तो वैसे भी वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही चल रही होती है ना। ये बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी आप अजम्पशन मान के चलिए कि गोली टारगेट के बहुत नजदीक है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बच्चों हो गया 0 स्टार्ट। 0 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो गया 400, और बच्चों ये कितना हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 0.2a। कितना आ गया 0.2a, ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से अगर आप ध्यान देखें तो आपके पास खुद ही नेगेटिव क्वांटिटी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि ये रिटार्डेशन। तो a इज इक्वल टू माइनस का 400 डिवाइडेड बाय 0.2। 0.2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा, और ये माइनस का 2000 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं रिटार्डेशन कितना जबरदस्त है। रिटार्डेशन कितना जबरदस्त है, तभी वो 20 मीटर पर सेकेंड से अचानक जीरो पे आ गया, है ना भाई। 20 मीटर पर सेकेंड कुछ तो होता ही है ना, क्योंकि गाड़ी जब आप अपनी कार को भी स्लो करते हो तो 20 मीटर पर सेकेंड आपको कुछ तो समझ में आता ही है ना। तो 20 मीटर पर सेकेंड से जीरो हो गया। चलिए बच्चों, तो फाइनली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वंस अगेन क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। A bullet initially moving with a velocity 20 meter per second strikes a target and comes to rest after penetrating a distance 10 centimeter in the target. Calculate the retardation caused by the target. तो ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चन बच्चों हर जगह कॉमन क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से जरूर करिए और मजा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सारे बच्चे यहाँ पर रेडी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ अभी करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सारे बच्चे रेडी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भी जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ये ज्यादातर बुक्स में है, और अगर आप अपनी एनसीईआरटी वगैरह प्रॉपर फॉलो करेंगे, अपनी स्कूल बुक्स फॉलो करेंगे, रेफरेंस बुक्स फॉलो करेंगे, उन सब में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले बच्चों ग्राफ बनाए, तो मैं इसको ग्राफ की तरह बना लेता हूँ, और कई बच्चों के पास अगर एनसीईआरटी भी होगी तो वो ग्राफ वहां से भी देख सकते हैं। ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, जस्ट वेट मैं बनाता हूँ उसको सही से। और ये बच्चों तीसरा ग्राफ। ठीक है, तो तुम फोकस सर इस ग्राफ में चल क्या रहा है। ग्राफ में बेटा ये चल रहा है कि तीन ऑब्जेक्ट्स है, तीनों के पाथ आपको डिस्क्राइब किए गए। ठीक है, तो मैं बात आपको डिस्क्राइब करता हूँ, और थोड़ा सा मैं एक्सटेंशन कर देता हूँ ग्राफ में। ये मैं थोड़ा थोड़ा सा हाइट और बढ़ा दी।
ये बच्चों आपके बेसिकली ग्राफ है, ठीक। चलिए बच्चों, तो आपके पास यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 15, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है 5। ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है ए के लिए, ये बी का मोशन है और ये सी का मोशन है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कहीं लिखा है 20, यहाँ पे लिखा है कहीं 10 और यहाँ पे कहीं लिखा है 30, फिर ऐसे लिखा हुआ है 40, फिर 50 भी लिखा हुआ है। तो जितना ग्राफ है मैंने आपको कॉपी करके दे दिया है। चलिए बच्चों, एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम, तो मैं टाइम लिख देता हूँ। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को सेकंड में। अब की बार बच्चों वाई एक्सिस में आप गलती से वेलोसिटी मत लिखिएगा। तो वाई एक्सिस जो है बच्चों डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है, किलोमीटर। और अगर बच्चों डिस्टेंस आप देखें तो किलोमीटर लिखा है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। ऐसा कुछ ग्राफ बना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लिखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ थ्री फ्रेंड्स ए बी सी इज शोन इन फिगर, all of them moving with along a straight road in a fixed direction. मैं फिर से पढ़ता हूँ, distance time graph of three friends ABC is shown, all of them moving along a straight road in a fixed direction. First part, is any one or more of them at rest? If yes, who? कह रहा है इसमें से क्या कोई रेस्ट पे है क्या? तो तुम तुरंत बता दोगे, कहोगे सर इसमें तो साफ साफ दिखा रहा कि टाइम t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए जो है वो 15 किलोमीटर है, t इक्वल टू 10 सेकंड पे 15 किलोमीटर है, t इक्वल टू 20 सेकंड पे 50 किलोमीटर है। तो अगर आप ये देख रहे हैं ग्राफ, तो हर बार उसका जो पोजीशन है वो 15 किलोमीटर पर ही है। तो ये पहले आपसे पार्ट में पूछ रहा है क्या इसमें से जो एबीसी आपको ग्राफ दिखाई दे रहे हैं मोशंस के, क्या कोई इसमें रेस्ट पर है? तो तुम कहोगे यस, पहला पार्ट, पहले पार्ट का आंसर लिखोगे यस, ए इज एट रेस्ट। ए क्या है बच्चों? रेस्ट पे। बी वाला पार्ट देखते हैं बच्चों। बी वाले पार्ट में पूछा जा रहा है व्हेन डिड सी स्टार्ट मूविंग। कह रहा सी कब स्टार्ट मूव करना स्टार्ट करता है? तो तुम कहोगे सर अगर हम ध्यान से देखें तो ए तो रेस्ट पे ही है, टाइम टी इक्वल टू 0 से ही उसकी जो पोजीशन है वो 15 किलोमीटर है। टाइम टी इक्वल टू 0 से ही वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर बैठा हुआ है और वो उससे आगे नहीं बढ़ रहा, तो यानी वो तो रेस्ट पे है। और सर जो बी है वो टाइम टी इक्वल टू 0 पर उसने मोशन स्टार्ट किया और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और उसकी डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ती गई किलोमीटर्स में। लेकिन सर बी ने जो टाइम स्टार्ट किया था, टाइम टी इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट किया था, लेकिन सी ने जो मोशन स्टार्ट किया है वो 20 से 30 सेकंड के बीच में स्टार्ट किया, यानी कि 20 सेकंड के बाद। और अगर आप इसको मान ले तो बीचों बीच है तो 25 सेकंड। तो आपसे पूछेगा कि सी ने मोशन स्टार्ट कब किया, तो तुम कहोगे सी ने मोशन स्टार्ट किया। मोशन स्टार्ट किया मतलब किस टाइम पे मोशन स्टार्ट किया, इसका मतलब यहाँ पे मोशन स्टार्ट किया बच्चों, ये इसका पॉइंट है। यानी कि 25वें सेकंड पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। यहां से मोशन स्टार्ट किया, तो ये मोशन क्या है? ये मोशन है बच्चों 25 मिनट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइम जो है सेकंड्स में नहीं है, यहाँ पे टाइम भी मिनट्स में गिवन है। यहाँ बच्चों टाइम भी मिनट्स में गिवन है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। टाइम जो है आपका मिनट में गिवन है बच्चों, टाइम इन मिनट्स। तो मैं लिख देता हूँ कि जो मोशन स्टार्ट हुआ है किसका, सी का, वो 25 मिनट्स में स्टार्ट हुआ है। थर्ड वाला पार्ट अब करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। डिड दे मीट एट द सेम टाइम? इफ यस, व्हेन एंड वेयर? ये पूरा ये मीट कहाँ पे करते हैं, कितने बजे करते हैं और कहाँ पर मीट करते हैं? तो तुम कहोगे सर कितने बजे करते हैं यानी कि टाइम निकालना है, और कहाँ पे करते हैं यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। तुम कहोगे सर ये एक ऐसा पॉइंट है, सर ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तीनों की जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो क्या है, 15 किलोमीटर। आप देखो ए की भी 15 किलोमीटर है, बी भी यहाँ पहुंच गया उसकी भी 15 किलोमीटर है, सी भी यहाँ पहुंच गया उसकी भी 15 किलोमीटर। तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पे उन तीनों की, देखो ध्यान से, इन तीनों की जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो क्या है, 15 किलोमीटर। तो तुमको समझ में आना चाहिए कि वो टाइम क्या होगा। वो टाइम के लिए डायरेक्टली आपने ग्राफ को नीचे प्रोजेक्ट कर दो, टाइम के लिए ग्राफ इंटरसेक्शन पॉइंट को डायरेक्टली नीचे प्रोजेक्ट कर दो। तो वो जो नीचे आप प्रोजेक्ट करोगे
तो वो नीचे जो टाइम आएगा वो एग्जैक्टली हमें लगता है कि वो 30 पे प्रोजेक्ट होगा, तो हम 30 ही मान लेते हैं, है ना। तो हम लिख देंगे यस, क्या लिखेंगे, यस एट 30 मिनट। पर वो आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे, और कहां पर होंगे, एंड एट 15 किलोमीटर। यहाँ पर फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है हुज मूविंग द फास्टेस्ट, पूछ रहा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन चल रहा है। आप कहोगे सर जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगा, मतलब जिस ग्राफ का स्लोप सबसे ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगा। अब स्लोप बच्चों क्या होता है, बेसिकली एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये तो आपको पता ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए तो यहाँ बच्चों आपको थोड़ी सी बात समझनी होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हु इज द फास्टेस्ट मूविंग, तो आप बच्चों स्लोप जो होता है ना वो यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, और वो जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, y अपॉन x होता है। यानी जिसका y कोऑर्डिनेट बड़ा होगा, यानी कि जिसकी हाइट ज्यादा होगी ग्राफ की, समझ रहे हो। या ऐसे समझ लो कि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो फास्टेस्ट मूव कर रहा होगा। तो एक्सेलरेशन बच्चों आपको तीन निकालना पड़ेगा, इसका भी एक्सेलरेशन निकालो, इसका भी एक्सेलरेशन निकालो, इसका भी एक्सेलरेशन निकालो, इसका भी एक्सेलरेशन निकालो। तो बच्चों इसमें तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, कहोगे सर डिस्टेंस ट्रेवल ही सेम है तो एक्सेलरेशन का तो पता ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट बनी हुई होगी, या वेलोसिटी है ही नहीं है। मेरे ख्याल से सर वेलोसिटी जीरो है उसकी, तभी वो लगातार यहीं पे खड़ा है 15 किलोमीटर पे। तो सर यहाँ पे वेलोसिटी ही जीरो है तो हम यहाँ तो एक्सेलरेशन का नाम ही नहीं ले सकते, क्योंकि वो पहले भी जीरो है बाद में भी जीरो है, तो कहीं नहीं सकते ना। चलिए यहाँ पे सर, यहाँ पे सर एक्सेलरेशन जो है, सर बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि सर नहीं सर कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो आप एक्सेलरेशन ना बोल करके आप यहाँ वेलोसिटी बोलिए। तो बच्चों यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अगर आपको पता नहीं है तो बच्चों मैं बता देता हूँ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन नहीं देता, वो हमें स्पीड देता है। क्या देता है, स्पीड देता है। इस बात को आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। और अगर नहीं क्लियर है तो बच्चों आप देख लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। क्योंकि बच्चों अगर आप स्लोप निकालते हैं तो स्लोप क्या होता है, ऊपर में y एक्सेस वाली यूनिट होगी और नीचे x एक्सेस वाली यूनिट होगी। तो किलोमीटर पर मिनट मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो दैट मींस इसका स्लोप हमें क्या दे रहा है, इसका स्लोप बच्चों को स्पीड देता है, एक्सेलरेशन नहीं देता है। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बच्चों को धोखा हो जाएगा और वो एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी बोल ले सकते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो आपको ध्यान देना होगा कि ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगा। तो बच्चों आप सबका क्या निकालेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, तो उसका स्लोप जीरो आ गया होगा, दैट मीन्स वेलोसिटी ही जीरो है। और बच्चों इसका स्लोप आप निकालेंगे तो स्लोप निकालने के लिए आपको दो पॉइंट्स पता होने चाहिए, एक पॉइंट बच्चों ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट से आप स्लोप निकाल लीजिए। फिर सी का स्लोप निकालने के लिए एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, इससे आप सी का स्लोप निकाल लीजिए। तो जब बच्चों आप स्लोप निकालेंगे तो जो सी वाला ट्राइंगल जो होगा, सी वाला ट्राइंगल, है ना, ध्यान से देखिए, जो सी वाला ट्राइंगल जो बन रहा है उसमें ये जो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो सबसे ज्यादा, आप निकाल के देखो। और बच्चों अगर आप स्लोप मैथमेटिक्स के टर्म्स में देखोगे तो आप ऐसे भी समझो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाती है वो एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होता है, उसका स्लोप होता है। क्योंकि स्लोप क्या होता है, बेसिकली टेन थीटा होता है। ये स्लोप कम है ना, ये स्लोप और ज्यादा है, ये स्लोप और ज्यादा है। ये बात समझ में आ रहा है। तो बच्चों एक्स एक्सिस से कौन एंगल ज्यादा बना रहा है, ये एंगल ज्यादा बना रहा है कि ये एंगल ज्यादा, तो कहोगे सर ये वाला एंगल ज्यादा बना रहा है। और अगर आप एंगल से नहीं समझ पाओगे तो आपको ये दो पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, और पॉइंट्स में फॉर्मूला लगाओगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे तुम्हारे पास स्लोप आ जाएगा, दैट मींस स्पीड आ जाएगी, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही फास्टेस्ट मूव कर रहा होगा। ये बात समझ में। तो बच्चों अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इस एंगल से भी कमिटमेंट कर सकते हैं कि सर ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल छोटा है, दैट मींस इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसलिए सी हमारा फास्टेस्ट होगा। आई थिंक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सी इज द फास्टेस्ट मूविंग, या सी इज द फास्टेस्ट, ऐसे लिख दो। ऐसे लग रहा है सी का फास्ट है, फास्ट नहीं है, सी का फास्टेस्ट मतलब
ज्यादा तेज मूव कर रहा है इन तीनों। अगर सी का फास्ट हो जाएगा तो मूव नहीं करेगा ना, वो तो वहीं पे सो जाएगा, पेट खाली होगा उसका।